हेलो एवरीवन, फेस टॉक में आपका स्वागत है। मैं शाम्स। आज हम जानेंगे जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बारे में, जो 25 को, जैसे कि आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा, ये जी और डिश टीवी क्यों क्रैश हुआ इन ए सिंगल डे मोर देन 35 एंड 40% के आसपास, राइट। और अगर आप डिश टीवी के बारे में इंडिविजुअल अपना व्यू जानना चाहते हैं कि आप इसको होल्ड करें बाय करें, तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि जी लिमिटेड, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड जो है, अभी उस कंपनी में अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अभी ऑलरेडी ये स्टॉक मोर देन 35% के आसपास करेक्ट हो चुका है, राइट। और उसका रीज़न भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं कि उसका पीछे रीज़न क्या है। जो भी वो सारा जो डीमोनेटाइजेशन के टाइम में जो भी कंपनी के थ्रू इस कंपनी को फंड उन्होंने रेज किया था, जो वो पूरा का पूरा एक चैन बना हुआ है, तो वो आप जान सकते हैं। द वायर का मैंने लिंक भी डाला है, तो वो लिंक पे भी आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो में, राइट। कि पूरा का पूरा जो स्टोरी है काफ़ी बड़ा कंटेंट है। सो इन वीडियो में बताना उतना सिंपल नहीं होगा, तो सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कि जो भी फंड रेज किया गया था, फ्रॉडुलेंट तरीके से फंड रेज की गई है, ब्लैक मनी को वाइट किया गया है, राइट। और जो वीडियोकॉन D2H है और डिश टीवी का जो मर्जर हुआ था, और ये पूरी कंपनी का जो मेन ओनर है, जैसे सुभाष चंद्रा है, और एसएल ग्रुप है। एसएल ग्रुप का ये पूरा का पूरा जी एंटरटेनमेंट या जी लर्नर या जी मीडिया या डिश टीवी, ये सारा जी एसएल ग्रुप का ही है। तो वो पूरा का पूरा अभी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के अंदर है, अभी उसके अंदर जांच चल रहा है। तो यही रीज़न है जिसके वजह से ये स्टॉक इतना ज़्यादा करेक्ट हुआ है, और ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हो चुका है, राइट। अभी 2 दिन हमारे पास है, सैटरडे संडे। मंडे अभी मार्केट ओपन होगा, तो मंडे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। अगर हमने ऑलरेडी स्टॉक हमारे पास है, तो अब हम क्या करें, उसको बेच दें या उसको होल्ड करें, या अगर हमारे पास स्टॉक नहीं है तो क्या ये एक राइट मोमेंट है स्टॉक को बाय करने का, क्या ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो वो सारी चीज़ें एक बार देखेंगे। और प्लस खास करके एक चीज़ और, आज ये जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का आज हम एनालाइज करके भी देखेंगे, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और फंडामेंटल भी उसका एनालिसिस करके देखेंगे कि स्टॉक के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, अभी हमें इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, ताकि आप टेक्निकल एनालिसिस सीख के आप खुद से ट्रेड कर सकें। तो चलिए सबसे पहले जो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड है, उसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं स्टॉक के अंदर एक्चुअल में पोटेंशियल है अभी या नहीं है। तो स्टॉक ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, ऑलरेडी ओपन है। तो अगर आप इसको देखें डेली बेसिस पे, इतना बड़ा जो डाउनफॉल हुआ है इस प्राइस से लेके 400 से लेके सीधा 300 से भी नीचे स्टॉक गया था, लास्ट में रिकवर हुआ है। अगर 1 आवर में आप अगर इसको देखें, तो यहाँ पे देखिए एक हल्का सा लास्ट 1 आवर के अंदर इसके अंदर थोड़ी सी बाउंस बैक हुई है, राइट, ओवरसोल्ड होने के बाद। और अगर इसको आपको वीकली बेसिस पे आप अगर देखेंगे इसको, तो वीकली बेसिस पे भी अभी एक डाउन ट्रेंड पे आ चुका है। अगर मंथली चार्ट पे भी आप अगर देखें, तो ऑलरेडी एक यहाँ पे अगर आप इसको देखें, कॉन्स्टेंटली डाउन था, ये एक फ्लैग बना, इन्वर्टेड फ्लैग, और ये फ्लैग ये जो लेवल है 438 का जो लेवल है, वो फ्लैग पैटर्न बनता है, फ्लैग पैटर्न को इसने ब्रेकआउट किया है, राइट। और MACD के अंदर बाइंग सिग्नल है। और RSI की अगर बात की जाए, तो RSI ऑलमोस्ट 30 के आसपास पहुंच चुका है, तो और भी ये नीचे जा सकता है, राइट। अगर इसका हम पास्ट ग्राफ देखें, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 30 को शायद कभी क्रॉस नहीं किया है। यहाँ पे भी 29 के आसपास आया था, और यहाँ पे एक बार ये स्टॉक समथिंग अराउंड 33 के आसपास टच किया था, और ये फर्स्ट टाइम 30 के आसपास टच कर रहा है। अगर और थोड़ा इसके अंदर करेक्ट हुआ, तो ये 30 का जो लेवल है RSI का लेवल, उसको भी ये ब्रीच कर सकता है। लेकिन अगर आप इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें इस स्टॉक का, जैसे 2008 2002 के बाद ये 2008 के आसपास सारे स्टॉक ऐसे दिखेंगे ऑलमोस्ट। उसके बाद ये जो करेक्ट हुआ था, करेक्ट होने के बाद उसके अंदर जो फिर मोमेंटम आया है, ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड, जैसे HDFC बैंक है या कोटक है, या जो भी अच्छे, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, राइट, जो स्टेबल कंपनी है, उनकी जैसे ग्राफ है, कांस्टेंट ग्राफ अगर देखें, अप ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक जा रहा है।
तो ये स्टॉक भी एक काफ़ी स्ट्रेंथ लेके कॉन्स्टेंटली एक ऊपर गया था, और अभी एक जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आया है। तो ये जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फंड हाउस के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फंड है, तो वो ऐसे अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहते हैं कि कब किस स्टॉक के अंदर एक बहुत ज़्यादा करेक्शन आए और उस स्टॉक में वो अपना पोजीशन बिल्ड करें। कि यही एक रीज़न है जिसके वजह से वो क्या करते हैं कि FIIs हमारे इंडेक्स से, निफ्टी से पैसे, आप अगर देखेंगे 2018 में मैक्सिमम FIIs ने अपने पैसे विड्रॉ किए हैं, पैसे निकाले हैं, लेकिन उससे ज़्यादा DIIs ने पैसे उसमें डाले हैं। सो दैट्स वाई मार्केट इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ। अदरवाइज पहले क्या होता था, FIIs अपने पैसे निकालते थे जब भी, तो उसके बाद वो प्राइस एकदम से गिर जाता था। तो अभी क्या है कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है ये काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। अब क्या होता है कि मार्केट को उतना ज़्यादा गिरने नहीं देते हैं, गिरने से पहले ही बाय कर लेते हैं। तो हर स्टॉक के अंदर उनको अभी इंडेक्स के अंदर उतना चांसेस नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे एक या दो ऐसे स्टॉक ज़रूर मिल जाते हैं 1 महीने में या 2 महीने में, जिसमें एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि यस बैंक में आपको लास्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी मिला था, DHFL के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि ये जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के अंदर एक मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, लेकिन फिलहाल इमीडिएटली इसको बाय नहीं करना है, राइट। अभी क्या है कि जब स्टॉक एक करेक्शन फेज में हो, अभी एक डाउन ट्रेंड में हो, आप उस टाइम पे जस्ट इसको वेट एंड वॉच कीजिए। जब इसके अंदर एक मूविंग एवरेज के बेस पे एक ब्रेकआउट मिले, यहाँ पे जैसे देखिए, अगर हम मंथली बेसिस पे अगर हम देखें इसको, यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे इस लेवल पे एक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद वो ब्रेकआउट कभी ब्रेक इवन हुआ नहीं, और कॉन्स्टेंटली ये स्टॉक इस लेवल से, यहाँ पे देखिए 104 से लेके समथिंग अराउंड ये 400 450 के लेवल तक गया है। मतलब 100 से 450 का लेवल जो है कॉन्स्टेंटली कभी इसमें ब्रेकआउट आया नहीं है मंथली चार्ट के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ। अगर हम वीकली चार्ट पे बात करें तो वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पे एक थोड़ी बहुत कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा सेलिंग का बना नहीं है। यहाँ से फिर उसी के अंदर जो बाइंग आई थी, यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट फेज में था, उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली एक ऊपर कॉन्स्टेंटली चलता रहा है, और यहाँ पे एक ब्रेक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बना है। तो अभी अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना है तो कॉन्स्टेंटली कुछ दिन तक ये सेलिंग प्रेशर रहेगा, राइट। उसके बाद फिर जब ये मूविंग एवरेज लेता है, जब एक सपोर्ट लेके जब ये रिकवर करता है, जैसे डाउ थ्योरी की थर्ड कंडीशन है, पहला कंडीशन होता है वॉल्यूम, पहला कंडीशन है मार्केट मूव्स इन ट्रेंड, के ट्रेंड में चलता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, साइडवेज। दूसरा जो है कि वॉल्यूम कंफर्म द ट्रेंड। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है, बहुत ज़्यादा सेल हुई है, तो कॉन्स्टेंटली नीचे जाएगा। और जो थर्ड थ्योरी है, थर्ड थ्योरी ये है मार्केट रिमेन इंटैक्ट टिल इट गिव्स रिवर्सल सिग्नल, कि अब जब ये रिवर्सल सिग्नल जब अगर गिर रहा है तो गिरता ही रहेगा जब तक ये रिवर्सल सिग्नल नहीं देता। तो हमें इसमें वेट एंड वॉच करना है। जैसे इसके अंदर हमें एक रिवर्सल सिग्नल दिखता है तो डेफिनेटने ये स्टॉक लंबे टाइम के लिए अच्छा स्टॉक है। कभी भी कोई स्टॉक के अंदर अगर टेम्प्रेरी इशू होती है, जैसे इन्फोसिस में लास्ट टाइम हुआ था, जो उनके CEO ने रिज़ाइन दिया था, राइट। मारुति के अंदर भी लास्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, मानेसर में वहाँ पे स्ट्राइक किया था उनके वहाँ के लेबर ने। तो मैगी के अंदर जैसे प्रॉब्लम आई थी। तो ऐसी क्या होती है, कंपनीज के अंदर ऐसी टेम्प्रेरी इश्यूज आती हैं, राइट। तो टेम्प्रेरी इशू के वजह से जब स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाए तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन एकदम से हमें एंट्री नहीं करना है, हमें क्या करना है, एनालाइज करना है और हमें वेट करना है। और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे, जैसे ही हमें टेक्निकल बेस पे चार्ट का व्यू मिलता है, स्टॉक की बाइंग मिलती है, तो फिर हमें उसे बाइंग करना है, राइट। तो एक तो हमने अभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि अभी इसके अंदर भी बाइंग नहीं है, ये ऑलमोस्ट 30 के नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी 30 के आसपास है। बाकी किसी के अंदर अभी बाइंग सिग्नल बिल्कुल नहीं है, राइट। तो फिलहाल तो अभी हम इस बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। तो एक बार जी लिमिटेड एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जी लिमिटेड ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मंडे, अभी फिलहाल 25 के दिन 25 जनवरी को 24% इसमें बाइंग हुई है। जो इतना ज़्यादा सेलिंग होने के बावजूद 24% बाइंग हुआ है। 24% जो है बहुत अच्छा नहीं है, राइट।
50% जो है बहुत अच्छा नहीं है कि किसी स्टॉक को हम बाई कर सकें। मोर देन 50% के आसपास होता है तो एक बार डिसीजन ले सकते हैं बाइंग परसेंटेज को लेके। तो फिलहाल इसके अंदर बाइंग का नहीं है, पर हाँ मंडे जब मार्केट ओपन होता है तो 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पे आके NSE के वेबसाइट में आके आप एक बार चेक कर सकते हैं कि इसकी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन कि पूरे दिन ट्रेड हुआ, अगर 100 शेयर्स टोटल ट्रेड हुए तो उसमें से कितने शेयर्स ऐसे थे जो लोगों ने उसको होल्ड कर लिया लंबे टाइम के लिए। तो अगर बड़े इन्वेस्टर्स को होल्ड करें तो आप भी उनके साथ होल्ड कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर बाइंग जनरेट हो रही है, तो चांसेस है ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। तो ये एक बेसिक एनालिसिस हो गई। उसके बाद फिर हम इसका एक पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं फंडामेंटल के बेसिस पे। अगर यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, सो अगर आप इसको देखें तो ये जो कंपनी है वन ऑफ द लीडिंग एक कंपनी है इस इंडस्ट्री में। उसके बाद सन टीवी नेटवर्क आता है, देन उसके बाद फिर आपका आता है PVR, देन उसके बाद TV18 ब्रॉडकास्ट। सो ये मार्केट लीडर है इस सेक्टर में। सो इतनी जल्दी तो ये ब्रेक इवन नहीं होगा। और अगर इसका क्वार्टर रिजल्ट भी देखें तो क्वार्टर रिजल्ट कॉन्स्टेंटली ठीक है, अच्छा चल रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ही है, यहाँ से कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव है। यहाँ से 2017 से थोड़ा मार्च में थोड़ा बहुत गिरावट आया था, लेकिन फिर उसके बाद वो रिकवर कर गया। और अगर हम एनुअल की बात करें तो एनुअल के अंदर आप अगर देखें तो इसके अंदर पॉजिटिव कॉन्स्टेंटली, यहाँ से देखिए यहाँ से कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव ही चल रहा है, राइट। एक भी बार इसके अंदर नेगेटिव डाउन ट्रेंड नहीं आया। तो कॉन्स्टेंटली कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, नो डाउट। कंपनी का यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। और अगर रिटर्न एंड इक्विटी की बात करें तो मोर देन निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दे रही है कंपनी। अगर निफ्टी से जो कंपनी निफ्टी को बीट करती है तो ये अल्फा कंपनी है। तो अल्फा कंपनी के अंदर जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली आपको बाय करनी चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली बाय नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको बाइंग सिग्नल दिखे तब बाइंग करनी चाहिए। तो ये जो स्टॉक है अभी आपको रडार में रखने की ज़रूरत है। इस स्टॉक को रडार में रखिए और जैसे ही बाइंग सिग्नल मिलता है तो डेफिनेटली बाय कीजिए। इसके अंदर आपको चांसेस अच्छे हैं आने वाले टाइम में रिटर्न पाने के। तो अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए, देखिए कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, यहाँ पे कंपाउंड प्रॉफिट में भी कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट में है। तो कंपनी ओवरऑल अच्छी कंपनी है। ड्यू टू सम टेम्परेरी रीजन कंपनी के अंदर ये सेलिंग आया है, वो टेम्परेरी है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। जो भी इश्यूज है राइट वो एसएल ग्रुप के ऊपर है। एसएल ग्रुप की एक कंपनी है, तो जो भी अभी सॉर्ट आउट होने तक हो सकता है इसके अंदर थोड़ी बहुत ऐसी वॉलेटिलिटी रहेगी या कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। लेकिन जैसे ही ये इश्यू रिजॉल्व होता है तो देन फिर ये कंपनी वापस से अपना ट्रेंड पकड़ेगी। ये मेरा पर्सनल बिलीव है और मैं भी इस स्टॉक को अपने रडार में रखूँगा। फिलहाल मैंने इस स्टॉक को बाय नहीं किया है, पहले भी नहीं था मेरे पास। अभी मैं स्टॉक को अपने रडार में रखूँगा, तो इन फ्यूचर जैसे ही मुझे सिग्नल मिलता है तो मैं स्टॉक को डेफिनेटली बाय करूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल सकें। और हमारा वेबसाइट पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे fairstock.in है, तो यहाँ पे भी हम स्टॉक से रिलेटेड म्यूचुअल फंड, IPO, FPO राइट सारे कंटेंट्स हम यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ से भी आप हमारे साइट को विज़िट कर सकते हैं और बेनिफिट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।